दोस्तों नमस्कार। इतिहास को रंगों के आसरे नहीं देखा जाता, लेकिन भारत की राजनीति में इतिहास भी रंगों के आसरे ही परोसने की कोशिश बार बार हुई है। और इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। और शायद इसीलिए आज जिस मुहाने पर बीजेपी खड़ी है, उत्तर प्रदेश के सियासी गणित बीजेपी को जिस मुहाने पर लेकर आ चुके हैं, उसमें इतिहास एक बार फिर बीजेपी को लेकर खुद को दोहरा रहा है। हमें लगता है आज अतीत के चंद पन्नों को खोल लीजिए और भविष्य की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मौजूदा वक्त भारतीय राजनीति में करवट लेने वाला है। बीजेपी ने जब चाहा जैसे चाहा भारत की राजनीति के केंद्र में आकर वह तब तब खड़ी हो गई जब जब इस देश के भीतर में हिंदू और मुसलमान राजनीतिक मोहरे के तौर पर खेले जाने लगे, उछाले जाने लगे। लेकिन पहला मौका इस वक्त ऐसा क्यों आ गया कि वही मोहरे हैं, लेकिन इस दौर में आवाज बदल गई है। नफरत नहीं, मोहब्बत। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसने बीजेपी के भीतर की नींव को हिला डाला है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, वो किस नैरेटिव को बनाए, जिस नैरेटिव के आश्रय कार्यकर्ताओं में जोश आ जाए, जिस नैरेटिव के आश्रय बीजेपी चल निकले तो लगे कि वाकई उसके पास 19 करोड़ लोगों का संगठन है। इस दौर में सब कुछ है, लेकिन कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो किस मुद्दे पर चलते हुए बीजेपी अपनी ताकत को दोबारा हासिल करना चाहती है, यह सवाल शायद मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के अक्स तले प्रधानमंत्री भी बीते कई दिनों से, ध्यान दीजिए, चुनाव परिणाम आने के बाद से प्रधानमंत्री आपको कहीं वंदे भारत में हरी झंडी दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे। इस देश के भीतर में कई परियोजनाओं के उद्घाटन में वो नजर नहीं आ रहे होंगे। महाराष्ट्र गए जरूर थे, लेकिन वह एक बहाना था किसी तरीके से वहां पर विवाह में शरीक हो जाएं। तो सरकारी कार्यक्रम बना लिया गया। इसीलिए शायद ये अब बड़ा सवाल है, वो कौन सा नैरेटिव कहां से बने जो बीजेपी को ताकत दे दे, उसको ऑक्सीजन दे दे। हमें लगता है आज हर पन्ने को खोलने की जरूरत है। हर पन्ने के साथ साथ हर एक तस्वीर भी उभरनी चाहिए। पहली तस्वीर, हमें लगता है प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है इस देश के भीतर में महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी वाकई छट गई। ऐसा भी नहीं है लोगों की जिंदगी बेहतरीन हो गई। और जब आप तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हों और कह रहे हों कि देखिए पहली बार 1962 के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिसे इस देश की जनता ने चुना है, तो एक सवाल हर जहन में शुरू में ही होना चाहिए और हम शुरू में ही उठा रहे हैं। यह सवाल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री कल बीजेपी कार्यालय पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, हम तस्वीर दिखाने वाले हैं। हमेशा से प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक लाइट पड़ती है। इस बार जब वो अपनी गाड़ी में बैठे थे, अपने काफिले के साथ चल रहे थे, वो लाइट बुझी हुई थी। उनका जाना, वहां पर जिन लोगों को संबोधित करना, वो दरअसल 5 सितारा बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है 5 मंजिला, उसमें जुटे हुए कर्मचारी हैं जिनके साथ वो संवाद बना रहे थे। और उसके बाद वो वापस लौट आए। प्रधानमंत्री के ऊपर एक पैसा भी इस देश के टैक्स पेयर का ही खर्च होता है, वो पार्टी फंड से नहीं चलता है। प्रधानमंत्री का काफिला हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, उनकी कोई भी आवाजाही हो, इस देश के खजाने पर ही उसका बोझ पड़ता है। और शायद इसीलिए हम शुरू में ही इस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं।
जाहिर है प्रधानमंत्री का दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर जाना, वहां पर बातचीत करना, इससे इस देश का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो देश के हैं और यह तस्वीर हमने जानबूझकर आपको शुरू में ही दिखा दी, जिससे आप समझ पाएं कि बीजेपी किस अवस्था से गुजर रही है। उसे सिर्फ एक नैरेटिव चाहिए। और जो हम जिक्र आपसे करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अतीत के पन्ने पहले खोलते हैं। 1980 बीजेपी बनती है। अटल बिहारी वाजपेयी गांधीवाद और समाजवाद का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव में महज 2 सीट बीजेपी को मिलती है। बीजेपी एक झटके में समाजवाद और गांधीज्म दोनों को छोड़ देती है। और उसके बाद शुरू होता है इस देश में अयोध्या आंदोलन 1984। अयोध्या आंदोलन की शुरुआत की अगुवाई विश्व हिंदू परिषद के हाथों में थमाई जाती है। बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ती और तमाम संगठन जो बीजेपी से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हर संस्था जो हर अलग अलग क्षेत्रों में है, सभी एकजुट होते हैं और एक नैरेटिव इस देश में हिंदूवादी पार्टी और हिंदुइज्म का बनना शुरू होता है। 1991 यानी 1992 6 दिसंबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस से ठीक पहले की परिस्थिति, आंदोलन पूरे चरम पर, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का निकलना। और उन परिस्थिति में हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद का यह चुनाव था, उसके बावजूद भी बीजेपी 120 सीट जीत जाती है। क्यों जीत जाती है? क्योंकि वह जिस रफ्तार में अपने नैरेटिव को डेवलप कर चुकी थी, उसी नैरेटिव के आश्रय कार्यकर्ताओं में जोश था। आरएसएस हर जगह लोगों को गोलबंद कर रही थी। उस दौर में आज की तारीख में जो 2024 में हालात हैं, कमोवेश यही परिस्थिति ठीक उलट 1991 में थी। तब 244 सीट कांग्रेस के पास थी, 36% वोट मिले थे। बीजेपी को 20% वोट मिले थे, 120 सीटें मिली थी। लेकिन उसके बाद 1992 और फिर उसके बाद 1996 और 1991 के दौर को अगर आप समझना चाहते हैं, तो उस दौर से ज्यादा वोटरों का ध्रुवीकरण कभी हुआ नहीं होगा। यानी एक लिहाज से यह तय हो चुका था कि जो उस तरफ खड़ा है वो उस तरफ खड़ा है और जो इस तरफ है यानी उसके विरोध में है वह बीजेपी के हक में नहीं जाएगा। इसीलिए 1996 में 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनती है, लेकिन वह गिर जाती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोई भी राजनीतिक दल साथ खड़ा होता नहीं है। बीजेपी को उस वक्त जितने वोट मिले थे वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 161 सांसदों के साथ थी। कांग्रेस को 140 पर वोट 140 सीट मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया गया और 13 दिनों में सरकार गिर गई क्योंकि कोई साथ देने को तैयार नहीं। उस वक्त भी बीजेपी को 20.29% वोट ही मिले थे, कांग्रेस को 28% वोट थे, लेकिन सीट 140 थी। उस दौर की राजनीति में हिंदू मुस्लिम ने एक परिस्थिति तय कर दी कि बीजेपी का वोट बैंक जो 20% का था समूचे देश में, वह पुख्ता तरीके से उभर कर आ गया। और बार बार बीजेपी अपने राजनीतिक प्रयोग में हर बार उसी दिशा में लौटना चाहती है जहां पर उस 20% वोट के साथ साथ वो बाकी परसेंट के वोट कैसे जोड़ पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2019 में जब प्रधानमंत्री बने, उस दौर में वो अयोध्या का जिक्र नहीं कर रहे थे। उस दौर में वो राम मंदिर का जिक्र नहीं कर रहे थे। वो जानते थे 20% वोट तो है, बाकी चाहिए वो अयोध्या और राम मंदिर से नहीं आएगा। लेकिन पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक बड़ा संदेश बीजेपी को दे डाला कि दरअसल जो वोट बैंक 1984 के बाद से बीजेपी ने बनाया 20% का, उसमें भी बिखराव आने लगा है। और यह बिखराव उन जातियों में है या उन हिंदुओं के बीच है जो किसी भी जाति विशेष के क्यों ना हो, लेकिन वह बीजेपी से छिटक रहे हैं। और बीजेपी की चिंता 2024 के बाद के चुनाव को लेकर अब इसलिए बड़ी होती चली जा रही है। अगर सब छिटक रहे हैं तो फिर आने वाले वक्त में वह चुनाव जीतेगी कैसे। और इसीलिए हिंदू मुस्लिम का राग
उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक प्रयोग की तर्ज पर इस दौर में निकल कर आया जिसमें कहा गया जो भी कांवड़ की यात्रा है, जहां से कांवड़ गुजरे वहां पर जो भी ढाबा है, जो भी छिटपुट दुकान है, जो भी रेड़ी पटरी वाले हैं, उन सभी को अपने नाम का जिक्र करना होगा कि हमारा ये नाम है और हम इसे इस रूप में बेचते हैं और हम इस नाम के साथ उस धर्म की व्याख्या राजनीतिक तौर पर कैसे हो यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि नजरिया किसी का भी अलग हो सकता है, लेकिन बीजेपी के अपने राजनीतिक प्रयोग को अगर आप समझे तो उससे पहले हमको लगता है एक आवाज और आपको सुननी चाहिए। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की है, जो 2013 के दंगों की परिस्थितियों से मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिए उससे कैसे ट्रिकी तरीके से जोड़ते हैं, ये जरा सुन लीजिए। फिर बात सामने आएगी कि आखिर ऐसी परिस्थिति मौजूदा वक्त में क्यों आ गई है कि बीजेपी के पास नैरेटिव नहीं, बीजेपी नैरेटिव खोजने की दिशा में भटक रही है और वो बार बार उसी गलतियों को दोहरा रही है जिसमें एक झटके में जनसंघ खत्म कैसे हुई, बीजेपी शुरू कैसे हुई और बीजेपी खत्म कैसे होगी, क्या यह परिस्थिति तो नहीं बन रही है? इसीलिए इस आवाज को पहले सुनिए। और इसमें अगर आप देखो कि 2013 में एक छोटी सी बात पर दंगा हो गया था और मुजफ्फरनगर में कि एक दुकान से उन्होंने सामान खरीदा, वो किसी और नाम से, किसी हिंदू धार्मिक नाम से था और वो दूसरे समुदाय का व्यक्ति उस दुकान में खाने का सामान बेच रहा था और उसमें जो तमाम प्रकार आपत्तिजनक जो लहसुन था, प्याज था या कुछ और चीजें उसमें मिली हुई थी और उस व्यक्ति ने जब खाया उसको पता चला तो उसका व्रत टूट गया है। तब उसने उसने चिल्लाना शुरू किया और काफी बड़ा दंगा हो गया था। इस प्रकार की घटनाएं ना हो। अब दिनेश शर्मा तो 2013 का जिक्र कर रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों के मद्देनजर, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं 1993 में, यानी 1992 की घटना के बाद कल्याण सिंह जो अगुवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नहीं बल्कि देश में बीजेपी के नायक के तौर पर देखे जा रहे थे, वह भी चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ 177 सीटें मिलती हैं। इस 177 सीटों का मतलब क्या है? इस 177 सीटों का मतलब यह है कि बीजेपी की सीटें 1993 में कम हो गई। 213 सीट बहुमत के लिए चाहिए होती है। 1991 में बीजेपी के पास जो वोट थे वो 164 सीट बढ़कर 221 तक पहुंचे थे 91 में, और 93 में वो घटकर 177 पर आ जाते हैं और 33% वोट मिलते हैं। यानी जिस पराकाष्ठा को बीजेपी ने हिंदुत्व के आश्रय, अयोध्या के राजनीतिक प्रयोग के जरिए या बाबरी मस्जिद के विध्वंस के आश्रय जिन बातों को रखा राजनीतिक तौर पे, उसमें 1991 के बाद उनकी सीटें उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही 221 से घटकर 177 पर आ गई। और जो पहला लोकसभा चुनाव 1992 या कहें पूरे आंदोलन की प्रक्रिया के बाद 1996 में जो हुआ था, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 161 सीटों के साथ आई जरूर, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी 174 सीट ही जीत पाई और 1% वोट कम हो गया। यानी जो राजनीतिक प्रयोग हिंदुत्व के आश्रय चल रहा है उसमें पहली बार बीजेपी यह महसूस करने लगी है, अगर उसका एकमुश्त वोट भी छितरा गया जो हिंदुत्व के आश्रय उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वह किस डेवलपमेंट या किस इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में विश्व गुरु या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो कूटनीति है और अर्थनीति है, दोनों जो कमाल किए हुए हैं, उसके आश्रय वोट बैंक क्या बढ़ जाएगा? यह सवाल बीजेपी को इस हद तक डरा रहा है कि अगर इस चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जब बातों को परख रही है तो राज्य दर राज्य वो इन परिस्थिति को देख रही है। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर एक तरफ अगर आप मुस्लिम को रखते हैं तो दूसरी तरफ हिंदुओं को रखते हैं, तो उसमें अपर कास्ट हिंदू ने 21% वोट बीजेपी के खिलाफ दिया। जो ओबीसी में कुर्मी और कोयरी को लीजिएगा तो 39% वोट उन्होंने बीजेपी के खिलाफ दिया। बाकी जो ओबीसी बचा उसने लगभग 41% वोट बीजेपी के खिलाफ दिया।
जो जाटव है उसने तो 76% वोट बीजेपी के खिलाफ दिया, और जाटव को छोड़कर जो बाकी दलित तबका है उसने तो 71% वोट बीजेपी के खिलाफ दिया। यह मैसेज बहुत साफ है कि आप अब हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों की लाइन पर नहीं चल सकते हैं, और शायद यही वजह है कि बीजेपी के भीतर से मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं यह कंफ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है। बीजेपी के सहयोगी केसी त्यागी हों या फिर आरएलडी के नेता जो कि जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जो नाम है त्रिकोल त्यागी साहब, उनका भी कहना है कि यह क्या खेल हो रहा है। तो हमें लगता है इन तीनों परिस्थितियों को एक क्षण के लिए सुनना चाहिए। बीजेपी के भीतर की आवाज है, बीजेपी के साथ खड़े नेताओं की आवाज है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। लोकतंत्र में तो गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी और बड़े बड़े जितने भी महापुरुषों हैं, सबने धर्म और जाति को पीछे रखने की बात की है। अब ये राजनीति में धर्म जाति को आगे चल के नेता लोग उसको आगे ले जा रहे हैं। अब मैं तो समझता हूं कि जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। दरअसल केसी त्यागी ने यूं ही बिहार का जिक्र नहीं किया, क्योंकि बिहार के भीतर भी बीजेपी के हक में हिंदूवादी वोट नहीं पड़े। और उसको अगर देखना समझना शुरू कीजिएगा तो जो ऊंची जातियों के 47% वोट बीजेपी के खिलाफ गए, कोयरी और कुर्मी 33% वोट बीजेपी के खिलाफ गए, यादव वोट 74% बीजेपी के खिलाफ गए, जो बाकी का ओबीसी तबका है उसके 46% वोट बीजेपी के खिलाफ गए। ओबीसी के बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी दलितों की तादाद देखिएगा और उसमें से दुसाद और पासी को अलग कीजिएगा तो 35% वोट उनके बीजेपी के खिलाफ हैं और बाकी दलितों के 42% वोट खिलाफ हैं। इसीलिए चिराग पासवान भी कह रहे हैं यह क्यों हो रहा है, हम 21वीं सदी में हैं और हमें यह शिक्षा नहीं दी गई कि हम जाति और धर्म के आधार पर इस देश के सामाजिक चिंतन को परिभाषित करना शुरू कर दें और राजनीति तौर पर अपने आप को साधने में लग जाएं। एक तरफ अगर यह परिस्थिति है तो इस देश के भीतर की परिस्थितियों में भी बीजेपी बड़े नाजुक मोड़ पर खड़ी है। सिर्फ बिहार यूपी ही क्यों, अगर आप मध्य प्रदेश के भीतर भी देखते हैं तो 28% वोट बीजेपी के खिलाफ गए, जो ऊंची जातियों के हैं, हिंदू ऊंची जातियों के। जो अपर कास्ट के ओबीसी हैं 37% वोट उनके भी बीजेपी के खिलाफ गए। जो लोअर कास्ट की ओबीसी है 29% वोट उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ दिया और दलितों ने भी 47% वोट बीजेपी के खिलाफ दिया। आदिवासियों के भी 30% वोट खिलाफ गए। यह मैसेज दरअसल राज्य दर राज्य जो बता रहा है, यह तस्वीर बीजेपी के लिए इसलिए भयावह है क्योंकि अगर हिंदुत्व कार्ड नहीं चलेगा, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक परिभाषा जो राजनीतिक बिसात पर प्यादों के आश्रय खेली जाती है, अगर वह भी खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या। और इसीलिए हमने शुरू में आपको तस्वीर प्रधानमंत्री की दिखलाई थी। उनके चेहरे को उस दौर में पढ़िए, दोबारा भी देख सकते हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक भयावह शून्यता है। इस वैक्यूम के बीच में बीजेपी अपने नैरेटिव को खोज रही है, वो किस दिशा में जाए, क्योंकि बिहार, यूपी और इन राज्यों को अगर आप छोड़ दें और महाराष्ट्र और कर्नाटक की दिशा में बढ़ जाएं तो महाराष्ट्र के भीतर भी 42% ऊंची जातियों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। ओबीसी ने लगभग 50% वोट बीजेपी के खिलाफ दिया है। दलितों ने तो 65% वोट बीजेपी के खिलाफ दिया है। मराठा वोट बैंक भी 54% बीजेपी के खिलाफ है। आदिवासी भी 65% बीजेपी के खिलाफ है। और अगर आप कर्नाटक चले जाएं, जहां पहला प्रयोग बजरंग दल को बैन किया गया और उस बैन करने के खिलाफ
बीजेपी ने जो बजरंग बली का जिक्र किया वहां की परिस्थिति को भी समझे तो ऊंची जाति अपर कास्ट ने 29% वोट बीजेपी के खिलाफ दिया। अगर आप वोकलिंगा और लिंगायत को भी परखें तो वो भी बीजेपी के अनुकूल नहीं है। लिंगायत बीजेपी के साथ जरूर रहा है, लेकिन फिर भी 24% वोट तो उसने भी खिलाफ दिया। वोकलिंगा ने तो लगभग 56% वोट खिलाफ दिया। बाकी के जो ओबीसी हैं उन्होंने 34% बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की। दलितों ने 64% वोटिंग खिलाफ की। आदिवासियों ने 54% खिलाफ की। और ये सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान की परिस्थिति भी 35% अपर कास्ट बीजेपी के खिलाफ रहा। गुजरात के भीतर 29-30% बीजेपी के खिलाफ रहा। पटेल पाटीदार भी 20% बीजेपी के खिलाफ रहा। राजपूत 42% बीजेपी के खिलाफ गुजरात में रहा है। ओबीसी के भीतर 32% वोट, 32% वोट बीजेपी के खिलाफ है। यह मैसेज दरअसल इस रूप में बीजेपी को डरा रहा है कि अगर उसका 20% वोट एकजुट नहीं रहता है और वह भी अगर छिटकने लगता है तो फिर वह कोई भी राजनीति कर ले, उसके बाद इस 20% तक पहुंचने में भी उसके पास कुछ नहीं बचेगा। यानी जैसे ही वो 20% पे आती है, बीजेपी की सीट 120 से आगे बढ़ नहीं पाती है। और 20% भी अगर छिटक रहा है उसका अपना वोट, और वो अगर घट के 18% होता है, तो एक झटके में बीजेपी की परिस्थिति घटते घटते 80 सीट पर आ जाएगी। इसीलिए एक बार फिर इतिहास को दोहराते हुए उसी हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों को राजनीतिक तौर पर क्या उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला में फिट करने की कोशिश की जा रही है। और इस बार कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। जो साथ में खड़े होकर सरकार को टिकाए हुए हैं वह भी विरोध कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो मुस्लिमों को आरक्षण आंध्र प्रदेश में दे दिया, लेकिन बीजेपी के मुंह सिले के सिले रह गए। जबकि वो आरक्षण का विरोध कर रही थी, धर्म के नाम पर आरक्षण का विरोध कर रही थी, मुस्लिमों को आरक्षण देने के खिलाफ थी, तो चंद्रबाबू नायडू साथ क्यों खड़े हैं। यानी सत्ता बनी रहे इसकी तिकड़मों के आश्रय एक नैरेटिव की खोज लगातार हो रही है। और इसके ठीक समानांतर ध्यान दीजिए, नैरेटिव अगर नहीं बन रहा है तो बार बार हमले कहां हो रहे हैं। इस बात को लेकर हो रहे हैं कि विपक्ष में कांग्रेस की मौजूदगी छत्रपों के सहारे है। यानी विपक्ष की अपनी मौजूदगी कहीं नहीं है। बीजेपी इंडिया गठबंधन को एकजुट मानने को तैयार नहीं है, जबकि उसको पता है जो स्थिति 2024 के चुनाव में निकल कर आई है, अगर वो राज्यवार परिस्थितियों में बदल डालिएगा तो जानकर आपको हैरत होगी कि महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी ने जो पिछली बार 105 सीटें जीती, वह एक झटके में घटते हुए 35 से 40 सीटों पर आ जाएगी। जो हरियाणा के भीतर 30 सीट जीती उसने, वह एक झटके में घटकर 15 सीटों पर आ जाएगी। यहां तक कि झारखंड में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा मुश्किल है उसके साथ कि अपने बूते वो 2 डिजिट तक पहुंच जाए। और यह परिस्थिति हर कमोवेश राज्य में अगर खड़ी हो गई जहां पर उसका अपना टैग, जिसके आश्रय वो राजनीति साधती रही 1984 के बाद से, अयोध्या आंदोलन की शुरुआत के बाद से, उस पूरी मानसिकता में वो पूरी बीजेपी का कैडर नहीं कहें बल्कि नेता खड़े हैं। क्योंकि उस उम्र के लिहाज से अगर आप परखिए तो जिसकी उम्र उस दौर में 20 साल रही होगी, आज की तारीख में वह तो सीनियर सिटीजन ऐसे ही हो गया होगा, 67 पार कर गया होगा। तो उस दौर में नई पीढ़ी बीजेपी के साथ जुड़ी है, और नई पीढ़ी के सामने बड़ा सवाल यह है कि वह राजनीतिक तौर पर सिर्फ हिंदुत्व के आश्रय इस देश में परिवर्तन देख नहीं पा रही है। और वो जान रही है कि जिस विकास का जिक्र है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की सोच है, और जो योजनाओं का जिक्र है उसमें कोई तालमेल लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो यह संकट है, और इस संकट के आश्रय पहली बार उत्तर प्रदेश का किला जो 2024 में ढहा, 2027 में कहीं वह पूरे तरीके से ढहना तो दूर, उस नैरेटिव को ही बदल डालेगा कि बीजेपी आखिर राजनीतिक तौर पर किस धारा के तहत खड़ी है। क्योंकि जितना बहुमत नरेंद्र मोदी के साथ पार्लियामेंट के भीतर रहा 10 बरस तक, उसके बावजूद भी कोई राजनीतिक नैरेटिव ऐसा बीजेपी बना नहीं पाई जिसके आश्रय वो कहे कि इतने वोट हमारे साथ हैं, और बने बनाए वोट भी बिखर रहे हैं। यह परिस्थिति बीजेपी को भीतर से डरा रही है,
और इसीलिए जो भी राजनीतिक प्रयोग बीजेपी से निकल रहे हैं वो बीजेपी के उन नेताओं के अपने प्रयोग हैं जो अपनी अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए या अपनी गद्दी पर टिके रहकर अपने लोगों को बचाए रखने की राजनीतिक दिशा को तय कर रहे हैं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर के कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए निकलते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वापस 7 लोक कल्याण मार्ग लौट आते हैं। राजनीति की यह परिस्थिति इस देश के भीतर इससे पहले कब थी, कभी सोचकर बताइए या सोचकर सोचिए। ऐसी स्थिति कभी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।